आज हमारे साथ में राष्ट्र सेविका समिति के कुछ सदस्य आए हैं। राष्ट्र सेविका समिति के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इस समिति का गठन ही महिलाओं को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए किया गया था। ये सभी जानते हैं कि एक राष्ट्र की उन्नति के लिए एक राष्ट्र बनता कैसा है महिलाओं के द्वारा, उस चीज को इन्होंने लेकर के इस समिति का गठन हुआ था। इसी समिति से कुछ हमारे साथ में सदस्य आए हुए हैं, आपको परिचय करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में है रेखा कुमावत जी, जो कि 15 साल से राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़े हुए हैं और ये जयमल नगर के कार्यवाहिका हैं। उसके बाद हमारे साथ में है मनीषा जी जाजू, जो 35 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सभी जानते हैं कि इन्होंने जब से होश संभाला है तब से ही ये समिति में जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमारे साथ में है अर्पिता जी दादीज, जो कि 7 साल से राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़े हुए हैं और ये भीलवाड़ा विभाग के प्रचार प्रमुख हैं। साथ ही ये एक बिजनेस वुमेन है और ये एक लेखिका भी है। आइए इनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से महिला अपने आप को सशक्त बना सकती है। सबसे पहले मैं अर्पिता जी आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने लाइफ में बिजनेस भी संभालती हैं, आप गृहिणी भी हैं, आप समाज में भी कल्याण का काम कर रहे हैं, ये सब आप मैनेज करते हैं। तो कई जगह पे ऐसा होता है कि ये कई लोग ऐसा मानते हैं कि मल्टीटास्किंग तो आदमी का काम होता है। हाँ, वैसे देखा जाए तो हमेशा एक औरत से या एक नारी से प्रश्न किया जाता है कि आप ये सब कैसे मैनेज करती हैं। जी। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ एक परिवार स्त्री पुरुष दोनों के साथ से बनता है, तो सभी जिम्मेदारियों में आज का समय ऐसा है कि नारियां भी अपने घर से बाहर निकलकर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कई कार्य कर रही हैं और अपने सपनों को भी साकार करने के लिए कदम बढ़ा रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज के दौर में स्त्री और पुरुष दोनों अगर बराबर जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, चाहे वो अपने कार्य के प्रति हो, चाहे वो अपने घर की जिम्मेदारियों के प्रति हो, तो निश्चित रूप से चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, मेरा मानना है दोनों इंसान हैं और एक इंसान को सपने देखने का निश्चित रूप से हक है और उन सपनों को सच करने के लिए दोनों को एक ही जिंदगी मिली है। तो यदि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए हम स्त्रियां या नारियां अपने घर से बाहर कदम रखती हैं, निकलती हैं और इस विश्वास के साथ कि हम अपने घर को भी संभालेंगे, हमें परिवार का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं मानती हूँ। कई लोगों का ये कहना होता है कि घर कौन देखेगा, घर की जिम्मेदारियां आप सोचते नहीं हैं या परिवार की जिम्मेदारियों से विमुख हो जाते हैं। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये समझें कि एक स्त्री या नारी वो एक इंसान है, उसके अपने कुछ सपने हो सकते हैं, अपनी एक जिंदगी हो सकती है जो जिसका सपना वो देखती हैं और उसको पूरा करने के लिए आप उसे सहयोग करें, आप उसे बढ़ावा दें, उसे प्रेरणा दें कि वो घर से बाहर निकलकर भी अपना काम करे और वहां वो घर में भी आपको निश्चित रूप से सहयोग करेगी, जिम्मेदारी निश्चित रूप से निभाएगी। आपने अभी कहा कि महिला जो है वो बाहर भी उतना ही काम कर सकती है जितना वो घर में करती है और पुरुषों को भी उतना ही सहयोग देना चाहिए। परिवार का साथ होगा तो बेशक हर जगह पे महिलाएं भी झंडे गाड़ेगी। लेकिन कई जगह पे ऐसा हो गया, कुछ सालों पहले तक महिलाएं जो थी वो घर का काम संभालती थी, या फिर गांव में कह सकते हैं कि गांव में तो खेती करती थी, लेकिन शहर की महिलाएं कुछ समय पहले तक नहीं थी इतनी एक्टिव। आज के टाइम पे महिलाएं खुद लड़ करके, अपने दम पे लड़ करके कह रही है कि हम जॉब भी करेंगे और हम सब संभाल लेंगे। पर क्या पुरुषों की इतनी भागीदारी हो रही है? महिलाएं तो कर रही है हर जगह पर, लेकिन पुरुष उनको दबाव कर रहे हैं, हाँ वो करनी है तो तुम्हारी मर्जी है, तुम बाहर का काम करो, लेकिन घर का तो तुम्हें करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण दूं तो मैं कहना चाहूंगी कि मुझे अपने परिवार का और खास तौर पर अपने पति का पूरा सहयोग और पूरा सपोर्ट मिलता है, तब ही हम ये सोच पाते हैं कि हमें, जैसे मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक भी हूँ तो मेरे पास कई पेशेंट्स भी आते हैं, उनको भी मैं ट्रीटमेंट भी देती हूँ, अपना ऑफिस भी हैंडल करती हूँ, साथ में लेखिका भी हूँ जैसा आपने कहा, और राष्ट्रीय सेविका समिति से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो ये तभी संभव है जब परिवार आपका साथ दे। यदि परिवार ही आपके चरित्र पर या आपके अपने बाहर निकलने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा, वहां आप नहीं सोच पाएंगे कि हमें क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में मैं हर उस परिवार से आह्वान करना चाहूंगी कि स्त्री, 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। मिला तुम्हें भी एक ही जीवन, तुमको खुलकर जीना होगा, उधड़े सपनों की कतरन को फिर से तुमको सीना होगा। मतलब एक स्त्री को भी एक ही जीवन मिला है,
इस बात को समाज, हमारा राष्ट्र समझे और उसे सहयोग करे। और सहयोग के तौर पर पुरुषों की भूमिका या एक पति की भूमिका यह हो जाती है कि वो घर की जिम्मेदारियों में भी उतना ही अपनी पत्नी का साथ दे जितना कि पत्नी बाहर की जिम्मेदारियों में उसका साथ निभा रही है। बहुत ही खूबसूरत सी बात आपने कही है। पर हर जगह पे ऐसा हो तो फिर क्या भारत का एक अलग ही स्वरूप सामने आएगा। बहुत ही खूबसूरत सी बात कही। मनीषा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप काफी सालों से समिति से जुड़े हुए हैं, 2 साल से आपके पास में पद है, आप कई लोगों से मिलते हैं, कई जगहों पे देखते हैं कि किस तरह से महिलाएं पहले क्या थी और समिति से जुड़ने के बाद उनमें क्या कॉन्फिडेंस आया है। समिति जो है वो महिलाओं को अपने आत्मरक्षा करना भी सिखाती है, पर क्या महिलाओं में अभी भी, अगर अपन मानसिक रूप से बात करें, तो क्या उनके अंदर डर बैठा हुआ है? हर महिला कहीं ना कहीं जुड़ना चाहती है, बस उनको एक प्लेटफॉर्म उसकी आवश्यकता होती है। राष्ट्र सेविका समिति ने ये कार्य किया है। इसके लिए हम शाखाएं लगाते हैं, शाखाओं के ऊपर बहनें माताएं सब आती हैं। उनका बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए 1 घंटे की हमारी जो शाखा लगती है उसके अंदर महिलाओं, बालिकाओं, बच्चियों, तरुणियां, इन सब के लिए हम कार्य कर रहे हैं। बौद्धिक विकास के लिए छोटे छोटे बिंदु लेते हैं, चर्चा करते हैं उनके साथ में, और कोई भी अपनी उत्सव जयंतियों के बारे में उनको बताते हैं और उनको खुद को वो कथन करने के लिए कहते हैं। उनसे उनमें विकास भी होता है, प्लस दूसरी बार जब वो शाखा में आती है तो बहुत कॉन्फिडेंस से आती है कि आज हाँ मैं इतने जन के सामने बोली, अगली बार जाऊंगी तो और अच्छा बोलूंगी। शारीरिक के लिए कई बार महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम की आवश्यकता है। कई बार महिलाएं क्या कहती है कि हम तो दिन भर ही काम करते रहते हैं, हमको शारीरिक की कहाँ आवश्यकता है। महिला खड़ी खड़ी काम कर रही है तो उसके पैरों की एक्सरसाइज हुई है, खाली खड़ी खड़ी। अगर हाथ से कर रही है तो शरीर के हर पार्ट को आवश्यकता है कि इनका व्यायाम हो। तो ये हमारे सेविका समिति के 1 घंटे के उसके अंदर हम लोग सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं। सिर से शुरू होते हैं, सिर का, आंख का, कान का, नाक का, गले का, हाथों का सारा व्यायाम करा के महिलाओं के लिए ये हमने शारीरिक के लिए हमने ये शारीरिक के बढ़ावा दिया। इसमें कई महिलाएं हैं घर के अंदर, जैसे अर्पिता दीदी ने बताया कि महिलाएं बाहर निकलती तो 1000 तरह के प्रश्न उठते हैं कई घरों के अंदर। जब तक घर का और पति का सहयोग अगर इसमें नहीं होता है तो महिला बाहर नहीं निकल पाती है। मुझे पिताजी से, जन्म में पिताजी से और शादी होने के बाद में पति का भरपूर सहयोग है। उनके मार्गदर्शन से और उनके द्वारा बार बार मोटिवेशन करने से मैं आज इस जगह बैठी हूँ। बहुत वो मेरा उत्साहवर्धन करते हैं और हर काम के अंदर कहीं पे भी कोई कार्य हो, नहीं तुम हो, तुमने, मेरे 4 बच्चे भी हैं तो बोले तुम एक माँ उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती हो, तुम इस काम के अंदर आगे बढ़ोगी, तुम ये सब कर सकती हो। ये तो हुई बात मानसिक डेवलपमेंट और शारीरिक डेवलपमेंट की, लेकिन जब इमोशंस की बात करें तो कहते हैं कि महिलाएं इमोशनली बहुत वीक होती है, वो भावुक बहुत जल्दी हो जाती है या आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं। कई जगह पे हमने ऐसा देखा होगा कि महिलाएं अपनी भावनाओं के लिए, अपने इमोशंस के लिए सामने वाले पर डिपेंडेंट रहती है। अगर सामने वाले का अच्छा है मूड तो अरे मेरे को भी चहक जाना चाहिए, सामने वाले का मूड खराब है तो मुझे भी चुप हो जाना चाहिए। क्यों ऐसा है, आप इसका जवाब दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि कई जगह महिलाएं जो है इमोशनली सामने वाले पर डिपेंडेंट है? ऐसा अक्सर देखने में आता है जी। तो उसके लिए क्या है कि महिलाओं को, एक तो जैसे मनीषा दीदी ने बताया है कि शारीरिक तौर पर हमको महिलाओं को डेवलप होने की आवश्यकता है। वो शारीरिक डेवलप होगी तो मानसिक भी अच्छे से डेवलप हो पाएगी। ऐसा ये भी है कि जैसे पुरुष और महिला जो है दोनों एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। ऐसा माना जाता है पुरुष जो है वो ज्यादा ताकतवर होता है शारीरिक तौर पर महिलाओं से। लेकिन अगर महिलाएं चाहे तो अपने आप को शारीरिक तौर पे पुरुष जितना प्रकृति ने उसको ताकत दी है, महिलाओं को नहीं दी है, ये एक अलग बात है। लेकिन पुरुषों के सहयोग से वो मानसिक तौर पर भी पूरी परिपक्व हो सकती है। और हाँ, इमोशनली तो वो होती है क्योंकि समाज हमारा इसी तरह का बना हुआ है।
जैसे घर में भी एक जो पुराने लोग हैं वह एक लिंग में थोड़ा भेदभाव करते हैं, पर आज का जमाना ये नहीं है। जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मुझे मेरे पिताजी से, मेरे भाई से भी बहुत अच्छा सहयोग मिला, और सबसे ज्यादा अधिक जो सहयोग था वो मेरी माताजी का था। मेरी माताजी ने मेरे भाई और मुझ में कभी भेदभाव नहीं किया। जो काम मैं करती थी वो मेरे भाई को भी करना था, वह अगर बाजार का काम करता तो मैं भी करती थी। अगर हर महिला इसी तरह से अपने बच्चे को जो है इस तरह ट्रेनिंग देती रहे तो मुझे लगता है कि वह ट्रेनिंग महिलाओं के लिए एक बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। तो इसमें सबसे बड़ा रोल माता का है कि वो शुरू से ही यही बताए कि सामाजिक तौर से, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर से पुत्र और पुत्री समान है। तो ये चीज माँ को शुरू करनी पड़ेगी। अभी जो भी बातचीत हुई उसमें आप तीनों का यही कथन है कि अगर परिवार सपोर्ट करेगा तो फिर स्त्री हर मुकाम हासिल कर सकती है। पर कई जगह ऐसा हो जाता है, गांव में अगर अपन देखें तो कई जगह पे गांव में सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता इतना। तो जब महिलाओं को इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता तो खुद अपने आप को कैसे सशक्त करें? जी, इसमें मेरा ये कहना है, फिर से मैं अपना निजी उदाहरण देना चाहूँगी कि कई बार परिवारों में देखने में आता है कि महिलाएं ही महिलाओं के लिए एक तरह से ब्लॉकेज बन जाती हैं। महिलाएं ही उन्हें बाहर नहीं निकलने देना चाहती। कई बार वो सास हो सकती है, ननद हो सकती है, जेठानी हो सकती है या देवरानी भी हो सकती है। तो इस प्रकार की जब हम स्थितियां देखते हैं, वहाँ मैं अपना उदाहरण दूंगी कि मेरी जो सासू माँ थी, जो पिछले साल उनका देवलोक गमन हो गया, लेकिन मेरे विवाह के पश्चात से ही जब जब मैंने कोई इच्छा उन्हें जाहिर की कि मम्मी मुझे नेचुरोपैथी का कोर्स करना है, हाँ जा बेटा, उसके लिए मुझे बाहर भी निकलना पड़ा। मुझे मेरठ जाकर वहाँ एग्जाम वगैरह के लिए मुझे वहाँ 10-10, 20-20 दिन रहना पड़ता था अपने सेंटर पर जाकर। तो मेरी माँ ने, मेरी सासू माँ ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जा बेटा, तुझे जो करना है वो कर, घर मैं देख लूंगी। तो वहाँ उनका वो जो सपोर्ट है वो मेरे इस डेवलपमेंट का कह लो या मेरे सपनों के सच होने का जो आधार है, जो बुनियाद है, वो मेरी सासू माँ का सपोर्ट रहा। निश्चित रूप से पति आपके सहयोगी है जिंदगी भर के लिए, लेकिन परिवारों में जो अधिकतम मात्रा में देखा जाता है कि सास ससुर या एक महिला ही महिला को रोकने का प्रयास करती है। वहां वो ये सोचे कि शायद कई लोगों का सोचना होता है हमने भी तो ये सब किया है, ये हमने भी तो झेला है, हमारे परिवार ने भी हमारे साथ इसी प्रकार का बर्ताव किया था, तो हम भी आज वही अपने बहू के साथ या अपने अगली पीढ़ी के साथ कर रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि जो हम नहीं कर पाए हमारी जिंदगी में, वो आज हमारी बहुएं कर रही है, हमारी बेटियां कर रही है। जहां सोच में ये बदलाव आ जाएगा तो निश्चित रूप से आपको समाज का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। और जैसे आपने गांवों के बारे में बात की, तो गांवों में जागरूकता फैलाना ज्यादा आवश्यक है। आज मनीषा दीदी हैं, विभाग कार्यवाहिका जी हैं, आज ये आसपास के कई गांवों में जाकर नई नई शाखाएं खोल रहे हैं समिति की। तो वहां शाखाएं खुलने से धीरे धीरे महिलाओं में, बालिकाओं में इस जागरूकता का फैलाव हो रहा है कि हाँ, एक स्त्री भी समाज के लिए या राष्ट्र के लिए किस प्रकार अपना योगदान दे सकती है, अपनी भूमिका निभा सकती है। ठीक है, अभी एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जहां चर्चा को छोड़ा था वहीं से जारी रखते हैं। हम बातचीत कर रहे थे कि गांव में हमने ऐसा कई बार देखा होगा कि जो घूंघट है, कहते हैं कि विदेशी परंपरा भारत में नहीं आनी चाहिए, लेकिन बहुत पुराने समय से घूंघट की प्रथा भारत में आ गई है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, घूंघट जो है वो मुगलों के समय की देन है। जब मुगल आए थे तब ये था, औरत अपनी आन बचाने के लिए घूंघट निकालना शुरू कर दिया उसने, ताकि किसी की नजर उसके चेहरे पे ना पड़े और उससे क्या है, उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं हो। तो ये परंपरा जो है चलती आ रही है। हमने देखा है माता सीता को, हमने उनको कभी घूंघट में नहीं देखा, ना किसी मंदिर में किसी देवी को घूंघट में देखा है। घूंघट मुगलों से चला आ रहा है, जिसको आज भी हम फॉलो करते आ रहे हैं। और गांव में ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वहां शिक्षा की कमी रही है। लोग अब वहां पे भी थोड़ा विकासशील होने लगे हैं, समझने लगे हैं कि घूंघट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बेटी और बहू के अरमान इम्पोर्टेंट है, उनकी इच्छाएं इम्पोर्टेंट है। तो और एक चीज और है कि घूंघट को छुड़वाने में औरत को ही औरत का साथ देना पड़ेगा और औरत को सबसे पहले हिम्मत करनी पड़ेगी। यदि आप हिम्मत करते हैं, हो सकता है 50% लोग आपका विरोध नहीं करेंगे, तो 50% तो आपके साथ है ही। उन 50% को अगर धीरे धीरे आपके जो कार्य कर रहे हो उनका महत्व पता चलने लगा, तो वो आपके कार्य को महत्व देने लगेंगे और घूंघट को छोड़ा हुआ ही मान लेंगे। अगर अपन घूंघट की दूसरी तरफ देखें कि जैसे कई जो है कुछ समाज या कुछ वर्ग ऐसा है जो अपने आप को अभी भी घूंघट में रखना बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है, मतलब बाहर निकलना ही नहीं चाहता है घूंघट में, उन्हें आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं इतना ही कहूंगी कि घूंघट जो है वह एक कुप्रथा है, ये कुपरंपरा है। इसको औरत को ही त्यागना होगा और उसको चार दीवारी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि औरत ने क्या है, अपनी चार दीवारी को ही अपनी दुनिया मान लिया है। मेरा बच्चा खाना नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा, मेरे बच्चों के कपड़े सही रख दो। हर इंसान जो 12-13 साल का है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं कर सकता है। उनको आप थोड़ा सा मोटिवेट करिए बच्चों को और धीरे धीरे जिम्मेदारियां उन पर डालिए। बच्चा स्वयं सक्षम होगा और आप उस समय को यूटिलाइज करके बाहर निकलिए, चार लोगों से मिलिए और अपने में जो स्किल है उसको डेवलप करिए और अपने राष्ट्र में इसका योगदान दीजिए। इतना ही कहूंगी मैं। जी, आपने अभी कहा कि महिलाओं को खुद बाहर निकलना होगा, खुद सशक्त होना होगा। इसी बातचीत के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप बिजनेस संभालते हैं पूरा। कई महिलाएं ऐसी है जो सशक्त होने को सिर्फ इतना मान लेती कि मुझे एजुकेशन लेनी है और मुझे जॉब करनी है और उसके बाद बस मुझे जॉब के बाकी के टाइम घर पे आके एक हाउसवाइफ की तरह रहना है। क्या जॉब लेना, एजुकेशन लेना सशक्त होना कहलाता है? नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारा एक भ्रम है। इस भ्रम को एक्चुअली शायद पारिवारिक माहौल ने या सामाजिक परिवेश ने महिलाओं के दिलो दिमाग में फिट कर दिया है कि हाँ, यही आपका जीवन है। और देखा जाए तो अगर मैं अपनी हमारे जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी को देखूं, चाहे मेरी माँ हो गई, आज वो गवर्नमेंट टीचर हैं इतने सालों से, और मेरे आसपास के परिवेश में या परिवार में, आस पड़ोस में हम ऐसी कई महिलाओं को देखते हैं जो कई सालों से वर्किंग वुमेन हैं, जैसे या तो पढ़ाती हैं या कहीं कोई ना कोई काम करती हैं, लेकिन फिर भी आज उनसे पूछा जाए कि आपकी जिंदगी का गोल क्या है, आपका सपना क्या रहा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। उनका यही मानना है कि हाँ, हमें अपने काम पर जाना है, आके अपने बच्चों की, अपने परिवार की देखभाल करनी है। शायद आज भी उनकी कोई इच्छाएं नहीं है, उनका कोई सपना नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये जो सामाजिक परिवेश नजर आता है, पारिवारिक परिवेश नजर आता है, मैं मानती हूँ कि आज वाली पीढ़ी या कहूँ हमारी वाली पीढ़ी से कुछ ना कुछ बदलाव आना शुरू हुआ है। हम सोचने लगे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है। अगर मैं अपने निजी उदाहरण की फिर से बात करूं तो कहना चाहूंगी कि क्योंकि मैं जो अखबार देखती हूँ, टेक्सटाइल वर्ल्ड न्यूज़पेपर, उसमें मैं डायरेक्टर हूँ, तो वो मेरे पिताजी कवि योगेंद्र जी शर्मा है, उन्होंने 98 में एस्टैब्लिश कर दिया था, जिसे MBA करने के बाद मैंने देखना शुरू किया। पर कहीं ना कहीं मन में एक असंतोष वाला भाव था कि
ये वो नहीं है जो मैं जिंदगी भर करना चाहती हूँ, या ये मेरे जीवन का अल्टीमेट गोल नहीं है, तो वो एक असंतुष्टि का भाव था जिसको साथ में लेकर मैंने हर साल कुछ ना कुछ प्रयास किया। एक सेवा कार्य करने का मेरे मन में हमेशा से एक कहीं ना कहीं छुपा हुआ था कि मुझे सेवा क्षेत्र में कुछ ना कुछ करना है। तो मैं उसके लिए बहुत कुछ प्रयास किए, मैंने बहुत कुछ ढूंढा, बहुत कोशिश की, उसको साथ में रखते हुए बिजनेस वो मेरा काम हो गया। लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ क्या है, मेरा पर्सनल गोल क्या है, मेरा खुद का सपना क्या है, मैं अपने जीवन में क्या करना चाहती हूँ कि जब मैं वो कर लूं तब मुझे लगे कि हाँ, अब कैसा भी समय आ जाए या अंतिम समय कभी भी आए तो मुझे कोई ग्लानि भाव नहीं रहेगा। उस काम को मैं ढूंढ रही थी, तो प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में ये मुझे मिला और प्राकृतिक चिकित्सा से मैं जुड़ी। तब मैंने सेवा क्षेत्र में अपना कदम रखा। मेरे गुरुजी आदरणीय गोपाल जी शास्त्री के निर्देशन में मैंने प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स किया और आज भी मैं अपना ऑफिस देखती हूँ, बिजनेस देखती हूँ, वहीं बैठकर अपने जो भी क्लाइंट्स हैं जिनको कुछ समस्या है, कई महिलाएं होती हैं, कई बच्चे भी होते हैं, तो जिन्हें भी समस्या है मैं अपने ऑफिस बुलाती हूँ और वहीं से उन्हें ट्रीटमेंट देती हूँ। तो मुझ में मन में एक संतोष का भाव जागता है। वैसे ही समिति से जैसे मैं जुड़ी तब मुझे लगा कि हाँ, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप खुद भी सशक्त हो सकते हो, कई जगह आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो और साथ में कई महिलाओं को, कई बच्चियों को आप जोड़कर एक जागरूकता फैला सकते हो। तो सेवा क्षेत्र से जुड़ने के लिए एक तो प्राकृतिक चिकित्सा और एक राष्ट्रीय सेविका समिति ने मेरे जीवन में अहम योगदान, अहम भूमिका रही इन दोनों की। अब मुझे लगता है कि हाँ, मतलब जो आपके प्रश्न का एक उत्तर है कि केवल बिजनेस वुमेन होकर, ठीक है 10 to 7 में जाती थी, अपना काम करती थी, सब जगह एक प्रतिष्ठा थी कि हाँ मैं एक बिजनेस वुमेन हूं, लेकिन केवल वो मेरे लिए सब कुछ नहीं था, या उससे मैं पूर्णता का एहसास नहीं कर पाती थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि हाँ, मैं वो कर रही हूं जो मैं करना चाहती हूँ विद बिजनेस। तो ये मैं सभी से आह्वान करना चाहूंगी कि हम भी अपने लिए सोचना शुरू करें। अपने लिए का मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपने उद्देश्यों के बारे में। जहां हम ये शुरुआत कर देंगे, अगर हम खुश हैं तो हम निश्चित रूप से अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न रख पाएंगे। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ एक जिम्मेदारी के तौर पर लेते हैं कि सिर्फ परिवार को खुश रखना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, तो मैं कुछ 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि मिटाकर खुद अपनी हस्ती सजा दी रिश्तों की बस्ती, मिटाकर खुद अपनी हस्ती सजा दी रिश्तों की बस्ती, क्यों मझधार में आखिर मैं नारी मेरी कश्ती, मैं नारी मेरी कश्ती। हम सोचें कि हम कहाँ हैं। परिवार आज वो सब कर रहा है, बच्चे अपने सपने पूरा करने में लगे हुए हैं, पति अपने काम पर जाते हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हमें इस पर सोचना चाहिए। 2 पंक्तियां और हैं। अपनों के सपनों में गुम मैंने अपना सपना खोया, अपनों के सपनों में गुम मैंने अपना सपना खोया, सबकी खुशी मनाई मैं, सबकी खुशी मनाई मैंने, मेरा सपना कितना रोया। क्यों ममता और त्याग की देती दुनिया सदा दुहाई, क्यों ममता और त्याग की देती दुनिया सदा दुहाई, मुझे रास नहीं आती है मेरे सपनों की रुसवाई। आपने अभी कहा कि जो ममता और त्याग की, बहुत पहले की जब बात करें ना, तो महिला सिर्फ ममता और त्याग की मूर्त नहीं थी, वो पावर का सोर्स थी, वो थॉट का सोर्स थी। मतलब विचार कहाँ से आते हैं कि जो माँ ने सिखाया, माँ ने ही तो विचार सोचना सिखाया है, सोचना कहाँ से आया हमें, पर जो लड़ना सिखाया, हिम्मत देना सिखाया, सहन करना सिखाया। महिला कहते हैं कि पावरफुल नहीं है, वो मुक्का मारने में पावरफुल नहीं है, पर 4 मुक्के आदमी नहीं झेल पाएगा जितना महिला सह पाती है। बिल्कुल, दर्द कितना सह पाती है, पर समाज वो चीज भूलता जा रहा है। और आपने अभी जो कहा कि बिजनेस का है, तो वो महिलाएं कई जगह पे अपने माइंड को एक्सपेंड नहीं कर पा रही है। तो कुछ तरीका बताएंगे जिस तरीके से महिलाएं माइंड एक्सपेंड कर पाए और सोच पाए कि इस 9 to 5 जॉब के अलावा क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। एक सूक्ति है संस्कृत की, इदम राष्ट्राय इदम न मम, अर्थात जो भी है वो राष्ट्र के लिए है, ये हमारा नहीं है। अगर हम अपने दैनिक जीवन, जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं, दैनिक जीवनचर्या है, हमारा काम है, परिवार है, अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि ये सब कुछ राष्ट्र के लिए है,
जो मिला है राष्ट्र से मिला है और जो है वो राष्ट्र के लिए है। अगर हम अपने मैं यानी अपने स्वार्थ से आगे बढ़कर अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सोचना शुरू करेंगे, अगर वो गोल आपके माइंड में सेट हो गया कि मुझे अपने जीवन को सार्थक बनाना है, यानी मुझे समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए भी कुछ करना है, तो वो एक मोटिवेशन का आपके लिए काम कर सकता है। देखिए, परिवार तो जानवर भी पालते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण एक जानवर भी करता है। तो हम ये सोचे कि हमें मनुष्य जीवन मिला क्यों है, मनुष्य जीवन में आए हैं जिसके लिए देव भी तरसते हैं। तो इस जीवन में रहकर हमें क्या करना चाहिए? क्या केवल परिवार का भरण पोषण करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है? हम इस प्रश्न पर विचार करें, सोचें। रात को सोने से पहले हम ये सोचें कि आज का दिन हमने कुछ सेवा कार्य में लगाया या नहीं। कुछ सेवा कार्य हमें करने चाहिए अपने जीवन में। सेवा को आप अपना किसी भी प्रकार से, सेवा किसी भी प्रकार से हो सकती है। हम चाहें तो अपने धन से किसी की सेवा कर सकते हैं, मन से सेवा कर सकते हैं, अपने समय से सेवा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से हम सेवा कार्य अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मैं से, स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए जागरूक हो पाएंगे। मनीषा जी, आपसे हमारी जनता जानना चाहेगी कि आप इतने समय से जुड़े हुए हैं समिति से, आपने कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें महिलाएं खुद लड़ना चाहती है लेकिन समाज उन्हें लड़ने नहीं दे रहा है। ऐसे कुछ केसेस के बारे में बताएंगे? जब प्रवास रहते हैं मेरे, तो मैं जाती हूँ तो देखती हूँ। जैसे छोटे छोटे गांवों में मैं जाती हूँ, सेविका ये शाखा लगा रही है और बहुत कॉन्फिडेंस से लगा रही है, लेकिन आसपास के जब मैं परिवारों से मिलती हूँ तो वो बहुत कुछ गलत ही बोलती है उनके बारे में। पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ये उम्र शादी की है या ये क्या कर रही है। मतलब छोटी छोटी बच्चियां हैं तो ही बोला शादी की उम्र है, घर के काम सीखने चाहिए इनको, अगले घर जाएगी काम करना चाहिए, वहां जाके ये सब चीजें सिखाएगी क्या। तो लेकिन फिर भी उनको कुछ ना कुछ अपने लिए करने की एक वो है कि हाँ मुझे मजबूत होना है और कुछ ना कुछ इस समाज के लिए मुझे करना है। ऐसे ही घर के अंदर भी जैसे काम वाले बाई जी आते थे, उनकी बेटी बर्तन मांजती थी, उसकी नहीं इच्छा थी कि मैं ये काम करूं। बच्चों को पढ़ते हुए देखती थी तो बोला मेरे को ये बर्तन वाला काम नहीं करके मेरे को पढ़ना है। वो इच्छा जाहिर करती है, वो पढ़ाई करती है। पढ़ने के बाद में बाल विवाह एक प्रथा है उनके वहां पे। बाल विवाह की जब बात होती है तो वो घर पे आती है, घर पे आकर उसके लिए चर्चा करती है, बात करती है, संघर्ष करती है। हम सब भी, मैं और मेरे पतिदेव दोनों उसके घर में जाते हैं, उनको सबको समझाया करा, तो आज उस परिवार में बाल विवाह नहीं होता है। और सेवा बस्ती की बच्चियां हैं जो घर घर आके तेल मांगती थी, उनको घर पे बिठा के मेहंदी सिखाई उनको और सिलाई करना सिखाया। जब वो मेहंदी लगा के बच्चियां शाम को घर पे आती है और गिनती है, दीदी आज इतने पैसे आ गए, आज इतने पैसे आ गए, तो यूँ लग रहा है कि हाँ बहुत कुछ अच्छा काम, मतलब मन में बहुत संतुष्टि होती है कि वास्तव में जो मेरा उद्देश्य था वो पूर्ण हो रहा है। ये तो मतलब आपने कितनी समिति से जुड़ के कितनी सेवाएं करी, ये वो है। और कल हमारे स्टूडियो में, कल हमारे चैनल पे कुछ विदुषी महिलाएं आई थी। उन्होंने कहा कि महिलाएं जो उनके अधिकार है, जो उनके कानून उनको अधिकार दिए, वो अपने अधिकारों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, अपने समाज से डर जाती है या परिवार से डर जाती है। ऐसा आपने भी कहीं पे देखा होगा। पर पहले की अगर अपन बात करें तो लक्ष्मीबाई का ले लेते हैं उदाहरण, मणिकर्णिका, या दुर्गाबाई का ले लेते हैं। वो अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए बिना कुछ सोच समझे वो युद्ध करने चली गई। युद्ध जैसी बड़ी चीज की पूरी सेना आ रही है और हमें उनसे लड़ना है क्योंकि हमें सबको बचाना है, वो इतनी स्ट्रांग होती थी पहले की। और आज की महिलाएं अपने अधिकार है जो कि कानून ने दिए हैं, उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही। उस पर आप क्या कहेंगे? उनको एक तो ये है कि जो कानून बने हैं उनकी पूर्ण जानकारी नहीं है, ये भी रहता है। यदि उनकी जानकारी उन्हें हो जाए तो वह उन्हें निश्चित तौर पर उनके अधिकारों को समझकर वह समझ पाएंगे कि हमारा जो कानून बनाए हैं सरकार ने, हमारे किन किन अधिकारों के लिए बनाए। तो इसके लिए क्या है, जैसे जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो तो आजकल जान ही लेती है, लेकिन जो गांव की है, जो घर से बाहर नहीं निकलती, उनके लिए जो बहुत सारे NGOs भी चल रहे हैं,
और जैसे दीदी चलाते हैं, राष्ट्र सेविका समिति से जुड़े हुए हैं। तो ये जो महिलाएं हैं ये थोड़ी जागरूक होकर उनको इन कानूनों के बारे में बताए तो वह अपने अधिकारों को समझ पाएंगी और उनका इस्तेमाल कर पाएंगी। अब मैं आप तीनों से चाहूंगी कि आप जनता को, जो आगे वाली नई पीढ़ी आ रही है, उनके लिए आप एक एक संदेश दें। जी, आने वाली पीढ़ी से मेरा सिर्फ एक ही आह्वान रहेगा कि महिलाएं या बालिकाएं एक कहीं ना कहीं अपने लिए सोचना शुरू करें। आपको भी अपने लिए सोचने का हक है, आपको अधिकार है कि आप अपने लिए सोच पाएं और अपने लिए कुछ कर पाएं। अपने लिए कुछ करने से ऐसा नहीं है कि आप बाकी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाएंगे, आप उन जिम्मेदारियों को साथ में लेकर भी अपने लिए कुछ सोच सकते हैं, कर सकते हैं। आपको भी सपने देखने का हक है और आपको भी उन्हें पूरे करने का हक है। तो कुछ फिर से 4 पंक्तियां कह दूं? जी जी, मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। उनसे जो अपने सपनों को रुस्वा करके सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती आ रही हैं और शायद उसी शिक्षा को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी, पतझड़ मौसम आ जाने से बसंत नहीं डरा करता है। पतझड़ मौसम आ जाने से बसंत नहीं डरा करता है। कुछ सपनों के झर जाने से उपवन नहीं मरा करता है। क्यों दोष दुनिया को देती, क्यों दोष दुनिया को देती तुम ही अपने दुख का कारण। क्यों दोष दुनिया को देती तुम ही अपने दुख का कारण। आत्मग्लानि अब बहुत हुई, आत्मग्लानि अब बहुत हुई, कर डालो दुर्गा बनतारण। मिला तुम्हें भी एक ही जीवन, तुमको खुलकर जीना होगा। उधड़े सपनों की कतरन को फिर से तुमको सीना होगा। हे दुर्गा हे सिंह वाहिनी, हे दुर्गा हे सिंह वाहिनी, मन है शक्ति को पहचानो। आसमान कदमों में होगा, तुम एक बार तो ठानो, तुम एक बार तो ठानो। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत से आपने बात कही कि अपने आप में कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरत है। अब मैं चाहूंगी रेखा जी, आप कुछ कहें, संदेश दें। देखिए, जैसा कि आज हम बैठे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, तो महिलाएं जो है आज के दौर में हम देख रहे हैं कि महिलाएं आदमी से पीछे नहीं है, कहीं कहीं तो ये भी है कि महिलाएं आदमी से आगे भी है। तो महिलाओं में भगवान ने उतना ही दिमाग दिया है। एक भगवान की बात करें तो जो शक्ति है, सारे जो कर्म होते हैं वो शक्ति से ही होते हैं, और जो शक्ति महिला के रूप में ही है। तो औरत को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, उसको 4 दीवारी से बाहर निकलना चाहिए। अपने जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी है उसको डेवलप करना चाहिए, और अपनी शक्ति को पहचान कर और अपने रुचि को पहचान कर उसको कर्म करना चाहिए। एक चीज और, सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर महिला ही महिला का साथ दे तो बहुत जल्द ही महिला की स्थिति बहुत मजबूत बन जाएगी। तो इसके लिए एक निवेदन है मेरा सभी महिलाओं से कि चाहे वो बेटी है, बेटी का तो सभी साथ देते हैं, लेकिन बहू का भी, ननद का भी, देवरानी, जेठानी, सभी का साथ देके सभी का सहयोग लेकर साथ चले। जैसे मेरे निजी जीवन में भी मेरी सासू जी का बहुत कोऑपरेशन रहा है, मेरी ननद, मेरी बहनें, तो इससे मैं आगे बढ़ पाई हूँ। मैंने 5 वर्ष तक एक स्कूल भी चलाया है, वहाँ पर भी मैंने बहुत महिलाओं को देखा है। उनमें है बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो कर पाती है, लेकिन बस घर की 4 दीवारी में बैठी है, इसलिए बाहर निकाल कर अपने आप को निखार नहीं पाते हैं। हमारे जो एक मैम थे वो मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड थे और बहुत उनमें बोल सकते बहुत सारी स्किल्स थी। जब उन्होंने अपने आप को 4 दीवारी से बाहर निकाला तो अभी तो वो नारायणा में जॉब कर रहे हैं, अच्छा, और उनको सभी उनके वर्क की सराहना करते हैं। मनीषा जी। मेरा जन्म ऐसे ग्रामीण गांव में होया हुआ है। गांव में का रहन सहन था, फिर वहां से हम लोग आसाम रहने लगे, गुवाहाटी में। परिवार के अंदर उस समय, हमारे समय में ऐसा था कि परिवार में सब कहते थे कि ज़्यादा पढ़ाई पे महत्व नहीं देके अगले घर जाना है, तो वो सब कामों पे ज़्यादा ऐसे परिवार की यही थी उस समय। लेकिन हमारे मन में, मेरे मन में एक ऐसी इच्छा थी कि मैं भी कुछ करूं, ऐसी इच्छा थी।
लेकिन संकोची वृत्ति होने के चक्कर में मैं आगे नहीं बढ़ पाई। शादी होती है, शादी होने के बाद में मेरे को जो परिवार मिलता है वो पूरा का पूरा मेरे विचारों वाला मिलता है। पति का बहुत सहयोग रहता है, सास ससुर का भी बहुत सहयोग होता है उससे। लेकिन उस समय भी मैं एक गृहिणी रही घर के अंदर, क्योंकि बच्चे भी थे, सास ससुर जी भी थे, और मेरा डेवलपमेंट उसी तरीके से होया हुआ था कि अगले घर जाना है, सास ससुर की सेवा करनी है, और वो सब तो उसी तरीके से रहा। लेकिन घर में, और मेरे खुद के 3 बेटियां हैं, लेकिन मैंने इस परिवार में कभी ऐसा नहीं सुना कि इसके 3 बेटियां हैं। बेटा और बेटी में कोई भेदभाव इस घर में नहीं रहा। लेकिन मेरी कई इच्छाएं थी, तो उन इच्छाओं को मैंने मेरे बच्चों के ऊपर पूरा करने की कोशिश करी। मेरे को लगा कि मैं कई चीजें करना चाहती थी, वो मैं नहीं कर पाई, माहौल से नहीं कर पाई। आसाम का माहौल उस समय अच्छा भी नहीं था, अल्फा उग्रवादियों का काफी कुछ था हमारे समय में, तो मैं नहीं कर पाई उस समय। आने के बाद में बस मेरी ये इच्छा थी, जो जो मेरी कमियां रही है मैं मेरे बच्चों के अंदर उतारूं। मैंने बच्चों को मेरी तरफ से, और बच्चों ने भी मेरा बहुत साथ दिया। मेरी 2 बेटियों की शादी हो गई, दोनों बार। एक बड़ी बेटी बाहर अमेरिका में है, दूसरी बेंगलोर में है, तीसरी बेटी जर्मनी में है, बेटा मास्टर्स कर रहा है। मेरी इच्छाएं मैंने उनके अंदर पूरी करी। फिर सास ससुर जी भी नहीं रहे, और तो फिर इन्होंने कहा, ये मेरे को हमेशा ही कहते थे कि तेरे अगर इच्छाएं जो भी है तू यहाँ पूरी कर। उसके बाद में मैं ऐसे संगठनों से जुड़ी, और राष्ट्र सेविका समिति का तो मैं बहुत बहुत मेरे मन से आभार वो देना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे आज यहाँ तक, अगर मेरा आने का बनता है तो राष्ट्र सेविका समिति मेरे को यहाँ पहुँचाती है। और ये मेरी सभी सेविकाएं, सहयोगी सेविकाएं हर समय मेरे को बहुत मोटिवेट भी करती रहती है। तो महिलाओं के अंदर कोई अगर इच्छाएं हैं तो उनको पूरा करने के लिए उनको बाहर लाए हो। समाज और संगठन के द्वारा राष्ट्र सेविका समिति एक ऐसा संगठन है, ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनका बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकास के लिए ये पूरा वहाँ पे ये सब सिखाते हैं, डेवलप करते हैं। इनके वर्ग भी होते हैं, और महिला खुद 1 घंटा अपने लिए निकाले और राष्ट्र सेविका समिति से जुड़े और इसकी शाखा में आए। धन्यवाद। चलिए, बहुत ही खूबसूरत जानकारियां हमें यहाँ पे मिली कि अगर महिला खुद ठाने कि वो क्या करना चाहती है, अपने विचारों से मजबूत हो जाए, तो वो हर चीज हासिल कर सकती है। आपको सपोर्ट करेंगे, अगर आपको परिवार सपोर्ट करेगा तो फिर आप ऐसी कौन सी चीज है जो हासिल नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमें मिली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ पधारे।